आज मैं आगाज में आपसे यही जानना चाहूँगा, आपके नज़दीक एंजाइटी क्या है? ओके, एंजाइटी एक, आप कह दें कि एक रोज़मर्रा की चीज़ की एक परेशानी होती है। वरी, किसी भी चीज़ की वरी होती है। हम अगर नॉर्मलाइज देखें तो एक कोई काम कर रहे हैं हम, तो हमें वरी होती है, हम परेशान थोड़े से हो जाते हैं कि अच्छा ठीक है। अगर वो प्रिवेल कर जाए थोड़े लंबे अरसे के लिए, तो उसको हम एंजाइटी का नाम दे देते हैं, जिसमें हम थोड़ा और ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, क्योंकि वो परसिस्ट कर रही होते हैं। एक काम कर रहे हैं, अगर वो हैंडल हो जाता है तो इट्स काइंड ऑफ वरी, क्योंकि वो एक पॉजिटिव थिंग है। हमें किसी काम के लिए परेशानी हो रही है, तो हमने काम किया और वो ख़त्म हो गया। लेकिन अगर वो परसिस्ट कर रही है तो वो एंजाइटी की तरफ चली जाती है। ठीक है, एंजाइटी अब आप में उसमें डिफरेंट चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। आपको कंटिन्यूसली किसी न किसी चीज़ की प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, काम नहीं हो रहा, आप परेशान रहते हैं, आपका जो कंसंट्रेशन लेवल है वो गिर जाता है। आप कोई भी काम करना बैठते हैं, आपका फोकस नहीं रहता उस पर, आपको इरिटेबिलिटी होना शुरू हो जाती है, इवन देयर इज़ नो रीज़न, तो आपको इरिटेशन होना शुरू हो जाती है। सम टाइम ऐसा होता है कि आपका बॉडी एचेस भी आना शुरू हो जाते हैं। जब इरिटेशन ज़्यादा होती है, आपको हेडेक होना शुरू हो जाती है, आपकी जो फटीग लेवल है वो बढ़ जाता है, आपको क्रॉनिक जो मसल टेंशन्स हैं वो आना शुरू हो जाती हैं, आपको पैल्पिटेशन फील होता है। फिर ऐसा होता है कि आपको पेन होना शुरू हो जाती है जिस्म के किसी भी हिस्से में, आपको समझ नहीं आती। सो दीज ऑल आर द एंग्जाइटी सिम्टम्स कि जो अगर ये परसिस्ट कर जाए तो ये सेवेरिटी की तरफ जा सकती है। हाँ, इसको हम माइल्ड मॉडरेट पे हो तो हम इसको मैनेज कर सकते हैं, हम इसको ख़ुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर ये सेवेरिटी में चली जाए या अगर मॉडरेशन लेवल पे चली जाए, तो हमें उसके लिए ज़रूरत, बिल्कुल हमारे नफ्सियात की ज़रूरत पड़ती है कि हम जाएँ उसकी तरफ और कंसल्ट करें कि हमें आखिर प्रॉब्लम क्या है। हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, रोज़मर्रा के मामूल है, उसमें प्रॉब्लम आना शुरू हो जाती है, हम टैकल नहीं कर पाते, हमारी जो डिसीजन मेकिंग पावर है वो बिल्कुल लो चली जाती है, हम नहीं समझ आ रही होती कि हम क्या करें। तो इन सारी सूरत हाल में यू शुड कंसल्ट द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि आपकी मैनेजमेंट करता है, आपको सिखाता है, आपको बताता है कि आपने किस तरह से अपनी डेली लाइफ रूटीन मैनेज करनी है, आपने अपने काम किस तरह से टैकल करने हैं और आपने आगे किस तरफ बढ़ना है। बहुत अहम आपने बात की कि हम डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाते हैं, और ये तमाम तर चीज़ें जब जन्म लेती हैं तो मुआशरे के अंदर जो नौजवान, पाकिस्तान के अंदर नौजवानों की तादाद 65% के करीब है, और आज का जो नौजवान है कहीं ना कहीं तसब्जुब का शिकार नज़र आता है। आमना, मैं मज़ीद आपसे ही जानना चाहूँगा कि ये एक कॉमन वर्ड बन चुका है, हम हर ज़ुबान से यही वर्ड सुनते हैं कि मैं एंजाइटी में हूँ, मैं एंजाइटी फील कर रहा हूँ। तो समटाइम ऐसा होता है कि किसी ने आपको कोई बात कह दी, मे भी उस बात के प्रेशर की वजह से थोड़ा सा सेट हो जाते हैं, या कोई ऐसी चीज़ होती है हम उसको भी एंजाइटी का नाम दे देते हैं, हमें नींद नहीं आ रही हम उसको भी एंजाइटी का नाम दे देते हैं, भूख नहीं लगती उसको भी एंजाइटी का नाम दे देते हैं। तो बस हम हर चीज़ को एंजाइटी ही समझना शुरू कर देते हैं। तो सर ये बताइएगा, एंजाइटी इन फैक्ट है क्या, और कौन सी ऐसी अलामात हैं जब इंसान वो फील करना स्टार्ट कर दे तो इट मीन्स कि वो एंजाइटी में जा चुका है? ठीक है, एंजाइटी एक अगेन वही फिर मैं कहूँगी, एक जो परसिस्टेंट आपको कोई चीज़ इरिटेट कर रही है, आपके दिमाग में हलचल है, वो चल रही है और वो आपकी हल नहीं हो रही है। आपको किसी भी चीज़ की परेशानी है, हम उसको पॉजिटिव और नेगेटिव में भी ले सकते हैं। अब हमारे पास दो किस्म की एंजाइटी हो सकती है, एक हो सकती है पॉजिटिव और नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, हम किसी एग्ज़ाम में बैठते हैं, हमारा आपका कल एग्ज़ाम है और आप उसकी तरफ जा रहे हैं, आपको उसकी एंजाइटी हो रही है, आपको परेशानी हो रही है कि मेरा एग्ज़ाम है और मैंने पढ़ना है और मैंने पढ़ना है और मैंने ये करना है। सो इट्स काइंड ऑफ पॉजिटिव एंजाइटी। जैसे कि आप अपना पेपर देंगे और वो एंजाइटी आपकी ख़त्म हो जाएगी जब आपके नंबर्स आना शुरू हो जाएंगे, ग्रेड्स आएंगे, तो आपको पता चलेगा, आपको उसकी भी एंजाइटी होगी। सो दिस इज़ द पॉजिटिव एंजाइटी। लेकिन अगर ये प्रिवेल कर जाए नेगेटिव, अच्छा मैं फेल हो जाऊंगा, अगर ये परसिस्टेंट चलती जाए, अगर तो वो एग्ज़ाम के साथ ख़त्म हो गई है तो वो आपकी हेल्दी एंजाइटी है। लेकिन अगर ये एग्ज़ाम के साथ ख़त्म नहीं हुई और लेकिन वो प्रिवेल कर रही है जब तक आपके ग्रेड्स नहीं आ जाते, और अगर आपके ग्रेड्स आते भी हैं तो आपको उसको एक्सेप्ट नहीं करते। आप जितनी मेहनत करेंगे आपको फल भी उतना ही मिलेगा, आप जितना अपना पेपर कंप्लीट करेंगे आपको आपके ग्रेड्स भी उतने आएंगे ऑब्वियसली। सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट। लेकिन अगर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करते और आपकी जो एंजाइटी है वो परसिस्टेंट प्रिवेल कर रही है, वो चलती जा रही है, आप उसको देख नहीं रहे और आपको पता ही नहीं चल रहा, इस सब सिनेरियो में आपको थकन महसूस होना शुरू हो जाती है। आप पैल्पिटेशन फील करना शुरू कर देते हैं, आपकी जो डेली लाइफ की रूटीन है वो डिस्टर्ब हो जाती है, सबसे बढ़ के आपका जो स्लीप पैटर्न है वो ख़राब हो जाएगा। जब एंजाइटी होती है, हम सोच रहे होते हैं चीज़ों के बारे में, हमारा थॉट पैटर्न ख़राब हो जाता है, क्योंकि हम कंटिन्यूसली सोच रहे होते हैं अच्छा आगे क्या होगा,
आगे क्या होगा, इससे आगे क्या होगा, अगर ये हो गया तो ये क्या हो गया, अगर इस तरह से होता है तो आगे किस तरह से हम जाएंगे। सो ये परसिस्टेंट चलती रहती है, इसका स्टॉप नहीं आता। डेली रूटीन में स्लीप आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है, आपको भूख कम लगना शुरू हो जाती है, और सम टाइम जब ये बहुत ज़्यादा प्रिवेल कर जाती है सो आपको कभी कभी पैल्पिटेशन हाई लेवल पे फील होती है, जैसे हम टेकिकार्डिया कह सकते हैं। आपको ऐसे लगता है कि जस्ट बस मैं गया। बिल्कुल ऐसा ही है। इस सिचुएशन से हम समटाइम गुजर रहे होते हैं और हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे होते हैं और हम समझ रहे होते हैं शायद ये ज़िंदगी के लास्ट मोमेंट्स हैं और अब इसके बाद ज़िंदगी जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंच चुकी है। लेकिन यकीनन ज़िंदगी एक उम्मीद का नाम है और जब तक उम्मीद इंसान की ज़िंदा रहती है तो इंसान खुशी के साथ ज़िंदा रह भी सकता है और उसको यकीनन रहना भी चाहिए। और ये ज़िंदगी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से। अगर इंसान इस चीज़ को समझ जाए तो यकीनन बहुत से मसाइल से निकल सकता है। आमना, मज़ीद मैं आपसे जानना चाहूँगा, हम कोलीग्स में जब बैठे होते हैं समटाइम हम देखते हैं कि हमारा जो कोलीग है वो उसके चेहरे के ऊपर ऐसे असरात मुरतब हो रहे होते हैं या उसके चेहरे के ऊपर ऐसे आसार नज़र आ रहे होते हैं कि वो हमें बहुत ज़्यादा टेंशन में लग रहा होता है, या उसकी जो हरकत हैं, हरकत व सकनात हैं, वो हम ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि वो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में है। जब हम उससे डिस्कस करते हैं कि आपके साथ प्रॉब्लम क्या है, शेयर तो कीजिए, उसका ये कहना होता है कि मैं टेंशन में हूँ, लेकिन बिला वजह की टेंशन में हूँ, कोई वजह नहीं है, कोई बात समझ में नहीं आ रही कि मैं किस वजह से टेंशन में हूँ। ये एक मर्ज बहुत ज़्यादा जो है वो सोसाइटी के अंदर पेनिट्रेट कर चुका है और प्रोफेशनल्स क्या, स्टूडेंट्स भी इन तमाम तर चीज़ों से गुजर रहे होते हैं। तो ये बताइएगा, बिला वजह की टेंशन, आपके माइंड में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं चल रहा, आपको पता भी नहीं है कि मैं टेंशन में क्यों, लेकिन फिर भी चेहरा उतरा हुआ है और जो आंखें हैं उनके अंदर नमी भी मौजूद है और जो आपकी घबराहट है वो फील हो रही है कि आप इन तमाम तर चीज़ों से एक्सपीरियंस कर रहे हैं, बताइएगा। अच्छा, इसमें तो मैं यही कहूँगी, बैकेंड पे हम कभी भी ऐसा नहीं कह सकते कि बिला वजह कोई चीज़ नहीं होती। जब कोई एक्शन होता है तो उसका रिस्पॉन्स ज़रूर आता है। आप अपनी अगर फिज़िक्स केमिस्ट्री में इस तरह से भी देख लें तो एक्शन होगा तो रिस्पांस ज़रूर आएगा। बैकएंड पे कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा होगा कि हमने उसको इग्नोर किया हुआ है, हम उस चीज़ों को देख नहीं रहे, लेकिन वो चीज़ें हमें डिस्टर्ब कर रही हैं। राइट, ठीक है, हमें वो चीज़ें डिस्टर्ब कर रही हैं, उसकी वजह से आप टेयरफुलनेस आना शुरू हो जाती है, आप बिला वजह रोना शुरू कर देते हैं, आपको नहीं समझ आ रही होती क्यों, क्योंकि बैकएंड पे वो चीज़ें आ रही हैं और आपको वो ट्रिगर कर रही हैं, और जब वो ट्रिगर करती हैं तो आपकी कंडीशन होती है, फिर आपको खुद भी समझ नहीं आता। इसका उस बंदे का, उस इंसान का भी कोई कसूर नहीं होता, क्योंकि वो आपकी मेंटल हेल्थ पे असर कर चुकी होती है, या वो तो माइल्ड मॉडरेट में जा रही होती है, तो आपको अफेक्ट कर रही होती है। सो इसके साथ साथ फिर आपको फिज़िकल सिम्टम्स भी आना शुरू हो जाते हैं, आप रोना शुरू कर देते हैं, आपको बॉडी एचेस होना शुरू हो जाते हैं, इन सारी एंग्जाइटी के साथ फिर आपको हेडेक रहना शुरू हो जाता है, आपको नहीं समझ आ रही। तो इस सूरत में आपको ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन बैकएंड पे कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी चल रही होती हैं कि जो हमें अफेक्ट कर रही होती हैं, हमारा थॉट पैटर्न ख़राब हुआ होता है, लेकिन हमें फिर भी समझ नहीं आ रही होती। तो इसलिए हमें हमारे नफ्सियात से या कोई ऐसे कंसल्टेशन लेनी चाहिए जिससे आप इन तमाम चीज़ों से निकल सकें। बहुत अहम आपने बात की। आमना, मज़ीद मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि हम देखते हैं कि हमारे मुआशरे के अंदर अब यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो स्टूडेंट्स की तादाद है, पहले ही हुआ करता था कि स्टूडेंट्स स्टडीज़ की तरफ माइल नजर आया करते थे। आज का जो स्टूडेंट है वो ऐसे रिलेशंस के अंदर जो इन्वॉल्व हो जाता है जिसके अंदर यकीनन इन्वॉल्व होने से बचना चाहिए, और ये एक सोसाइटी का अलमिया है कि अब हर दूसरा इंसान इन तमाम तरह चीज़ों को फेस करता है, और वो ऐसे इश्यूज़ को फेस कर रहा होता है, वो डिस्कस नहीं कर पाता, ना अपने पेरेंट्स के साथ, ना अपने कोलीग्स के साथ, ना अपने असातिज़ा के साथ, और ना ही अपने उस पार्टनर के साथ जिसकी वजह से वो परेशान है। तो फिर इन तमाम तर चीज़ों को खुद बियर कर रहा होता है, कहीं ना कहीं पे जो है वो तमाम तर चीज़ें चल रही होती हैं और वो कहीं भी एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होता, और उसके पास कोई प्लेटफॉर्म भी नहीं होता जिनके सामने ये तमाम तर चीज़ें वो कर सके। तो आप क्या समझते हैं, नौजवान की शख्सियत की नशोनुमा के अंदर किस अंदाज के अंदर ये तमाम तर चीज़ें जो है वो असरात मुरतब कर रही होती हैं? अच्छा, शख्सियत, मैं समझती हूँ कि आपकी जो शख्सियत बनना शुरू होती है या पर्सनालिटी आपकी डेवलप होती है, वो आपके घर से होती है। राइट, आपके पेरेंट्स करते हैं। जब आप 2 से 3 साल के होते हैं तो आपकी डिफरेंट पर्सनालिटी होती है। जब आप ग्रो कर रहे होते हैं तो आप अपना ज़्यादा वक्त जो है अपने पेरेंट्स के साथ गुजार रहे होते हैं। तो आपकी जो डेवलपमेंट स्टेजेस है ना, ये आपकी जो तरबियत है, पर्सनालिटी है, आपकी फैमिली बनाती है। अब आप जब साथ जाएंगे, आप स्कूल जाएंगे, स्कूल के बाद आपकी कॉलेज होगा, कॉलेज के बाद आप हाई स्कूल होगा, तो इस तरह से आपकी पर्सनालिटी बनती जाती है। लेकिन अगर आपकी तरबियत आपके घर से जो है, उसका जो जड़ है वही ख़राब है, तो ऑटोमेटिकली आप आगे मूव करते जाएंगे और आपकी जो तरबियत है
पर्सनालिटी है वो बिगड़ दी जाएगी। अगर आपकी जड़ी ठीक नहीं है, अगर आप पौधा लगाते हैं वो जड़ ही सड़ गई है, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो पौधा खिल जाएगा? वो कभी भी नहीं खिलेगा। तो सेम एज इट इज़ कि अगर आपकी तरबियत उस तरह से नहीं हुई, अगर आपकी नशोनुमा उस तरह से नहीं हुई, तो वो आपको, जब आप नौजवान को देखें या उस तरह से, वो आपको प्रॉब्लमेटिक करती है। आप डिसीजन मेकिंग पावर नहीं कर सकते, आपको नहीं समझ आता, और इन सारे प्रोसेस में आपकी जो शख्सियत है वो एक आप ब्लैकिश बन जाती है। आप नहीं समझ आती आप क्या करें, आप किसी के साथ शेयरिंग नहीं कर पाते क्योंकि आपकी पर्सनालिटी वैसी है ही नहीं है। आपको घर से वो चीज़ें मिल नहीं रही, और जब वो घर से वो चीज़ें नहीं मिलती तो आप बाहर इन्वॉल्वमेंट की तरफ आते हैं, और जब आप बाहर इन्वॉल्वमेंट की तरफ आते हैं तो वो प्रॉब्लम होती है क्योंकि आपको सिखाया नहीं जाता ना कि आपने उसको किस तरह से लेके चलना है, आपका सीक्वेंस क्या है, आपकी वैल्यूज़ क्या हैं, आपके इक़दार क्या हैं। तो ये सारी चीज़ें इसमें रिलाई करती हैं और फिर प्रॉब्लम आती है, और जब फिर प्रॉब्लम आती है तो लोग एंग्जाइटी, और मैं आपको यहाँ भी ये भी क्लियर करती हूँ, जो एंग्जाइटी होती है ना, हमें फ्यूचर की होती है। बिल्कुल सही, हमें फ्यूचर की होती है कि ये क्या हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, अच्छा ये कैसे हो जाएगा। हम भी नॉर्मल रूटीन में काम कर रहे होते हैं ना, तो हमें होता है कि अच्छा ये कल का रूटीन है, शेड्यूल है, अगर ज़्यादा हो जाए तो हम भी थोड़ा सा एंक्शस फील करते हैं, अच्छा कल ज़्यादा बर्डन होगा, लेकिन अगर वरी है तो वो आज की है। आइए मजीद जानते हैं, आप इसे मैं जानना मजीद चाहूंगा। आपने एक प्लेटफॉर्म के हवाले से बात की, और मजीद इस प्लेटफॉर्म के हवाले से बताइएगा कि इस प्लेटफॉर्म को किस अंदाज के अंदर यूटिलाइज किया जा सकता है। और फर्दर मैं ये जानना चाहूंगा आपसे कि हम एक सोसाइटी, एज ए सोसाइटी मेंबर, हम हमारे कोलीग्स होते हैं, हम उनके साथ टूर्स पे जाते हैं, डिफरेंट एक्टिविटीज तो कर रहे होते हैं, तो क्या हम कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते कि जिसके अंदर हम अपनी कोलीग्स जो है वो मिल के कहीं ना कहीं पर कोई ऐसी चीज़ें शेयर कर सकें कि अगर कोई बंदा बहुत बड़े प्रॉब्लम में है तो हमसे शेयर करें, हम उसको मिनिमम कुछ अल्फाज के साथ के थपकी दे सकें ताकि उसकी लाइफ जो है वो अगेन मूव ऑन हो सके। क्या कहेंगी आप? ओके, सो देयर इज़ अ प्लेटफॉर्म यूएस बेस जिसका नाम है 7 कप। वहाँ पे होता है ऐसा है कि आप बिल्कुल अननोन पर्सन की तरह आप जा सकते हैं, और जब आप जाएंगे, इफ़ यू आर फीलिंग एंग्जाइटी, अगर आपको किसी भी चीज़ की प्रॉब्लम है, इफ़ यू आर नॉट एबल टू शेयर विद एनीवन, सो यू कैन शेयर विद देम, क्योंकि आपको नहीं पता होता, आपकी आइडेंटिटी शो नहीं हो रही होती, सो यू कैन शेयर विद देम। आपको वहाँ पे एडवाइस मिल सकती है, आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिल सकता है। आप किसी मिनिमम प्रॉब्लम में हैं, आप किसी मैक्सिमम प्रॉब्लम में हैं जो को प्रॉब्लमेटिक हो रही है, जो आपकी डेली लाइफ रूटीन डिस्टर्ब कर रही है, सो यू कैन गो देयर एंड यू कैन कंसल्ट योर एडवाइस एंड यू कैन टेक एनी काइंड ऑफ लिसनिंग। सो वहाँ पे आपको लिसन भी किया जाता है, वहाँ पे आपकी प्रॉपर एक थेरेपी भी की जाती है। इन सब के बाद अगर आपको लगता है कि ये आपके लिए बिल्कुल फ़ायदेमंद नहीं है, अगर वो आपको नहीं ठीक कर रही, अगर वो एडवाइस इनिशियल जो चीज़ें हैं शेयरिंग के बाद भी आपको प्रॉब्लमेटिक कर रही हैं, वो आपके रूटीन में प्रॉब्लम कर रही हैं, तो देन यू शुड गो टू द क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, जो कि एक लाइसेंस साइकोलॉजिस्ट होता है, आपकी थेरेपी कर सके, आपकी जो मिसमैनेजमेंट है उसको रूटीन पे लेके आ सके। बहुत अहम आपने बात की। और इन प्लेटफॉर्म्स को अगर हम यूज़ करें तो हम यकीनन सोशल मीडिया को यूज़ करते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं। जदीद दौर के जदीद तकाज़े हैं, और ज़िंदगी को अगर बेहतर बनाना चाहते हैं तो उन तकाज़ों को अपनाना यकीनन बहुत लाजिम है। और ये तमाम तर चीज़ों को आपके सामने प्रेजेंट करने का मकसद ये है कि आपके सामने ऐसे माहिर नफ्सियात और ऐसे तमाम तर प्लेटफॉर्म्स आप तक पहुँचाने का मकसद ये है कि जब तमाम तर चीज़ें हमारे दरमियान मौजूद हैं कि हम उनकी अवेयरनेस लें और इन तमाम तर चीज़ों से फ़ायदा उठा सकें। आप इसे एक और फायदा में उठाना चाहेंगे, आप माहिर नफ्सियात हैं, डिफरेंट थेरेपिस्ट भी करवाती हैं आप अपनी क्लाइंट्स को, तो कोई ऐसी थेरेपी या कोई ऐसी मेडिटेशन एक्सरसाइज या कोई ऐसी ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो यहाँ पे आप हमारी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकें कि सम टाइम ऐसा होता है कि हम ऐसे प्रॉब्लम से जो है वो गुजर रहे होते हैं, ऐसे हालात को फेस कर रहे होते हैं कि हम जो है वो इंडिविजुअली जो है तमाम तर चीज़ों को कर रहे होते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं होता है, तो कोई ऐसी चीज़ अगर आप शेयर कर सकें जिसको हम परफॉर्म करके एक्सरसाइज के तौर पर मिनिमम जो है वो अपने आप को बेहतर बना सकें उन तमाम तर हालात के हवाले से। इन सारी प्रोसेस को अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई नहीं है और आप उससे आप टैकल नहीं कर पा रहे, तो सबसे पहले तो आपको करना चाहिए डीप ब्रीदिंग आप कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप माइंडफुल टेक्निक्स कर सकते हैं। यू हैव टू बी इन द प्रेजेंट, क्योंकि हम जब फ्यूचर में चले जाते हैं हमें एंग्जाइटी होना शुरू हो जाती है। सो यू हैव टू बी द प्रेजेंट कि आप उसको इमेजरी टेक्निक्स में लेके जा सकते हैं, डिफरेंट थेरेपीज, लेकिन इनिशियली यू कैन टेक डीप ब्रीथ, और उसमें एक प्रोसेस होता है, अगर आप उस प्रोसेस के थ्रू करते हैं सो ये भी आपको हेल्प आउट करती है, क्योंकि इसके आपके ब्रेन में ऑक्सीजन फ्रेश जाती है, आप इससे आप हेल्प आउट ले सकते हैं। और जब आपके ब्रेन की ब्लड सर्कुलेट होता है ओवरऑल द बॉडी, तो वो आपको हेल्प आउट करती है, वो आपको फ्रेशन फील कराती है,
और उससे जो है आप काफ़ी आपको फ़र्क नज़र आता है। लेकिन अगर वो भी हेल्प आउट नहीं करी, आप माइंडफुलनेस की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपको ये भी, दीज आर द इनिशियल थिंग कि आप एक नॉर्मल अनसेटिस्फाइड नहीं है, अगर आप नॉर्मल फील नहीं करें, सो यू कैन गो एंड आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बगैर भी आप इसको खुद भी कर सकते हैं। एज अ खुद साख्ता चीज़ है ना, तो आप इसको कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको इन चीज़ों से भी फ़र्क नहीं पड़ रहा, अगर आप पैनिक हैं और आपको पैल्पिटेशन फील हुई जा रही है, आप फटीग भी महसूस कर रहे हैं, आप अपना वेट लॉस भी कर रहे हैं, आपको कभी समटाइम ऐसा होता है कि हमारा वेट गेन भी हो जाता है, तो ये सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जिसको हमने देखना है। और अगर ये आपको प्रॉब्लमेटिक कर रही हैं, अगर आपको ये नहीं सेटिस्फाइड कर रही इनिशियल चीज़ें, तो हम क्या कर सकते हैं, हम कंसल्ट कर सकते हैं डॉक्टर। सो इन सारी चीज़ों का एक ही हल है कि अगर बिल्कुल माइल्ड पे है तो हम उसको टैकल कर सकते हैं, हम खुद कर सकते हैं, जो कि हम नहीं करते। सो अगर हम इसकी प्रैक्टिस करें, आपने बड़ी हम बात की कि हम ऐसा नहीं करते, हमें इल्म होता है लेकिन हम ऐसा नहीं कर पाते हैं, और बहुत सी आपने थेरेपिस्ट के हवाले से यहाँ पे डिस्कस भी किया। और एक बहुत सी ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज हैं जो हम कर सकते हैं, लेकिन एक छोटी सी टेक्निक है ब्रीथिंग के हवाले से। आमतौर पर डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग को जो है वो सबसे ज्यादा बेहतरीन ब्रीदिंग कहा जाता है। तो थोड़ा हमें एक्सप्लेन कीजिएगा डायाफ्राग्मेटिक ब्रीदिंग है क्या और किस तरह की जा सकती है। अच्छा, बेसिकली आपको इसके लिए चाहिए कोई कंफर्टेबल प्लेस, और आप यहाँ पे बैठ के आप इफ़ आई कैन गो फॉर इट, और ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकेंड। इसमें होता क्या है कि आप इनहेल करते हैं, आप अपने नाक से एक लंबा गहरा सांस लेते हैं और फिर उसको होल्ड करते हैं 3 सेकंड के लिए, मैक्सिमम 3 सेकंड के लिए आप उसको अपने पेट में होल्ड करते हैं और फिर आप उसे एक्सेल कर देते हैं। तो एक्सेल कितने सेकंड्स में करेंगे? आप इसको 3 सेकंड में कर लें, लेकिन ये प्रोसेस जितना भी है बिल्कुल स्लो डाउन होना चाहिए। अगर तो आप तेज़ी में कर रहे हैं तो आपको इफेक्ट नहीं करेगी, क्योंकि आप जब इनहेल करेंगे ऑक्सीजन जाएगी, जब आप एक्सेल करेंगे आपकी जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड है या इस तरह से दूसरी चीज़ें हैं वो निकलती हैं। बहुत अहम आपने यहाँ बात की और बड़ी ज़बरदस्त एक ब्रीदिंग टेक्निक है जो आपने हमारे साथ यहाँ पे शेयर की है। और इसी के अंदर एक योगा ट्रेनर है, उनका ये कहना था टेक्निक के हवाले से कि अगर आप डीप ब्रीदिंग करते हैं, जितने भी मसाइल हैं उन तमाम से आप निकल सकते हैं, चाहे वो एंजाइटी है, स्ट्रेस है, ओवर थिंकिंग है, या आपके और बहुत से मसाइल हैं, या आप जो है वो अपने आप को कमज़ोर फील कर रहे हैं, या यहाँ तक उनका ये कहना था कि अगर आपको फीवर है या आप कोई डिजीज़ का शिकार हो चुके हैं, उसके अंदर भी अगर इस टेक्निक को आप अपना लेते हैं 5 to 10 मिनट्स तक कंटिन्यूसली, तो बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर उन तमाम तर चीज़ों से आप निकल सकते हैं। और बहुत आसान वो टेक्निक है कि आप सांस को इनहेल करते हैं 5 सेकेंड्स तक, बिल्कुल स्लोली अपने नाक के जरिए सांस को इनहेल करेंगे और आपका जो सांस है वो आपके लंग्स में से होता हुआ आपके पेट की तरफ मूव करेगा। और जब आपका पेट फ्रंट की तरफ आएगा, इट मींस कि यू आर डूइंग डायाफ्रेगमेटिक ब्रीदिंग। आफ्टर दैट आपने वहां पे सांस को जो है रोकना है मिनिमम 3 सेकेंड्स के लिए। अब जो ब्लड प्रेशर के मरीज हैं वो सांस को रोकेंगे नहीं, वो सांस को फौरी तौर पे एक्सेल करेंगे, लेकिन जो नॉर्मल लोग हैं वो सांस को 3 सेकेंड्स के लिए वहां पे होल्ड करें। आफ्टर दैट फिर अपने मुंह से अपने मुंह को आप ओपन करेंगे और बहुत लाइट अंदाज में बहुत स्लोली 8 सेकेंड्स तक आपने जो है वो अपने सांस को एक्सेल करना है। इस एक्सरसाइज को भी अगर स्क्रीन के सामने आप मौजूद हैं करके देखिए, आपके बहुत से मसाइल जो इस वक्त आपके जहन में हैं वो मसाइल तो रहेंगे लेकिन आपको फील नहीं होंगे। और ये भी एक जिंदगी का असूल होता है कि बहुत से मसाइल हमें लग रहा होता है जिंदगी से जा चुके हैं, कभी भी जाते नहीं हैं, हम उनको टैकल करना सीख चुके होते हैं और हम उनके साथ एडजस्ट हो चुके होते हैं। तो अपने आप को एडजस्ट करना सीखिए, अपने आप को टैकल करना सीखिए। मजीद मैं आपसे जानना चाहूंगा कि वो कौन सी अलामात होती हैं जिसकी वजह से हम एंजाइटी की तरफ मूव ऑन कर रहे होते हैं या जिसकी वजह से एंजाइटी जन्म ले रही होती है? अच्छा, कुछ इलामात ऐसी होती हैं, हम ये कैसे उनको हम इलामात नहीं कह सकते कि जिनकी वजह से उनको हम कहते हैं कि ये कॉज कर रही है। कॉजेस क्या है? ठीक है, इसे कॉज करें। बिल्कुल सही। एनवायरमेंटल फैक्टर हो सकते हैं, वो आपके रोज़मर्रा की रूटीन हो सकती है, वो आपकी पर्सनल जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, वो आपका प्रोफेशनल स्ट्रेस हो सकता है। सो इट्स काइंड ऑफ दीज थिंग्स कि ये आपकी जो बिल्कुल ऐसा ही तमाम तर चीजें एंजाइटी को जो है वो हेल्प कर रही को लेके जा सकती हैं। लेकिन अगर आपकी डेली रूटीन, अगर आप पर्सनल रूटीन अपनी मेंटेन करते हैं, अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हैं, अगर आप अपनी रूटीन के साथ रहते हैं, इफ़ लाइक अगर आपने अपना एक डे का स्केड्यूल किया है और कोई वो आपका पूरा मेंटेन्ड है, लेकिन अगर आपको कोई कह रहा है कि आपने इस टाइम पे मेरे साथ जाना है, लेकिन आपका ऑलरेडी वो आपका पूरा शेड्यूल है, तो आप उसको मना करें।
सम टाइम ऐसा होता है कि हम उसको कहते हैं अच्छा ठीक है, उसको ये करेंगे, उसको थोड़ा सा चेंज करते हैं, और जब चेंज करते हैं हमारा पूरा स्केड्यूल हिल जाता है। बिल्कुल सही। सो इट्स अ बेस्ट थिंग कि आप जिस स्केड्यूल पे रहें, आप मॉर्निंग में अपना एक स्केड्यूल बनाते हैं, जब सेल्फ डिसिप्लिन्ड होते हैं तो आप अपना स्केड्यूल करें। आपका पूरे दिन का स्केड्यूल है, यू विल फील गुड। अगर आप उन चीज़ों के साथ जा रहे हैं, आप वो चीज़ें भी कर रहे हैं, आप अपने स्केड्यूल से हटते नहीं हैं, आपका 8 बजे का आप घर हैं, आप खाना खा रहे हैं और 9 बजे 10 बजे आप सो रहे हैं, सो इट्स अ सेल्फ डिसिप्लिन। अगर ये आपका प्रॉपर चल रहा है सो आपकी एंग्जाइटी प्रिवेल नहीं करेगी। आपको नहीं पता होता, आप सुबह उठते हैं, अपना नेक्स्ट स्केड्यूल करते हैं और फिर अपनी रूटीन पे आ जाते हैं। लेकिन अगर आपकी ज़िंदगी की रूटीन ही नहीं है, आपको पता ही नहीं आपने क्या करना है, आप सोए उठे हैं, खाना खाया, फिर सो गए, आपको पता ही नहीं है अच्छा ये करना है, ठीक है 2 दिन के बाद कर लूँगा। जब आपकी रूटीन ही मेंटेन नहीं है सो आपकी एंग्जाइटी मेंटेन होगी, वो माइल्ड से मॉडरेट की तरफ जाएगी, मॉडरेट से सेवेरिटी की तरफ, और जहाँ पे फिर आपको मेडिकेशन भी लेनी पड़ सकती है। सो इट्स बेटर कि आप अपनी, मुझे लगता है कि आप अपनी अगर डेली रूटीन में थोड़ा सा कंटिन्यू करें, थोड़ा सा उसको डिसिप्लिन करें, पैटर्न में लेके आए, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसी के साथ अपने मेजबान कबीर हयात को इजाजत दीजिए, इस उम्मीद के साथ कि अगले प्रोग्राम में एक नए मेहमान के साथ एक मुनफरिद मौजू लिए आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।